मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने है, व्हाई द सेल्स हैव लोएस्ट फ्लक्चुएशन रेट, इसकी क्या रीजन है? एनीबॉडी? चलें, इसको जो है वो मैं उम्मीद यही कर रहा था कि इसका आंसर आएगा, क्योंकि कल डिस्कस हुई थी बातें। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ। सेल्स हैव अ वेरी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट। सेल के पास बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। देखिए, हमारे पास ब्लड में सोडियम जो है वो मिलीमोल्स में मौजूद होता है, ठीक है। ब्लड में भी सोडियम मिलीमोल्स में मौजूद होता है। तो अब आप देख लीजिए, ब्लड तो पूरा टिश्यू है, ब्लड जो है वो तो पूरा टिश्यू है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर जो होम्योस्टैटिक या ब्लड के अंदर जो रेट है बर्दाश्त का, फ्लक्चुएशन रेट, एज ए टिश्यू ब्लड के अंदर फ्लक्चुएशन जो होगी वो, उसकी जो फ्लक्चुएशन रेंज होगी वो ज्यादा होगी, सेल्स की फ्लक्चुएशन रेट कम होगी। क्यों? ब्लड के पास, बीइंग ए टिश्यू, ब्लड के पास क्या मौजूद है? बीइंग ए टिश्यू, ब्लड के पास मौजूद है एक वाइड रेंज मौजूद है। ब्लड के अंदर कई सेल मौजूद हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, रेड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ब्लड के अंदर जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं। अब जो बात गौर करने की है वो ये है कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है उस प्लाज्मा में 90% वाटर है। लिहाजा बीइंग ए टिश्यू, ब्लड के पास जो टॉलरेंस रेंज होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन सेल की टॉलरेंस रेंज इतनी कम क्यों होती है? सेल की टॉलरेंस रेंज इतनी कम इसलिए होती है क्योंकि सेल के पास हर कंपोनेंट की एक इंतहाई नपी तुली अमाउंट होती है। नपी तुली अमाउंट होने की वजह से सेल्स ने थोड़ा सा लॉस किया नहीं और सेल एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख के समझ लेते हैं। अगर सेल के पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो हार्ट मसल है, हार्ट मसल सेल, हार्ट मसल सेल को हार्ट मसल फाइबर भी कहते हैं। अगर हार्ट मसल फाइबर में कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है, कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है, तो आपको पता है इसकी वजह से हार्ट की बीटिंग में एक सवियर चेंज आ सकता है, हार्ट के मसल फाइबर यानी हार्ट के मसल सेल में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेल्स में कोई ऐसा चेंज आता है जो कि सेल की उस नपी तुली अमाउंट को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, तो इसका क्या मतलब है कि सेल एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ जा सकता है। मुझे जरा एक लम्हे को बताइएगा कि ये जो हमारे ब्लड की पीएच की रेंज मैंने आपको बताई थी, क्या रेंज बताई थी मैंने आपको? 7.4 टू 7.6। ये पीएच सेल की भी यही रेंज होगी या हमारी बॉडी में ब्लड की ये रेंज है? जी, ये किसकी रेंज है? ब्लड की। ये ब्लड की है। और ब्लड की क्यों है? क्योंकि ब्लड एक टिश्यू है। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप सेल से बाहर आते जाते हैं, एक सिंगल सेल है, बहुत से सेल मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं और वो टिश्यू जो है वो मिलकर एक ऑर्गन बना रहा है। तो इसका मतलब है सबसे कम फ्लक्चुएशन रेट किसका होगा? सेल का। टिश्यू के पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें मौजूद होंगी, लिहाजा उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन रेट होगा टिश्यू का, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन रेट होगा ऑर्गन का, और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन रेट पूरे ऑर्गेनिज्म का होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म में एज ए होल एक्स्ट्रा चीजें मौजूद रहने की गुंजाइश रखी जाती है। ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारे सेल की टॉलरेंस रेट तो हमारे सेल का तो टॉलरेंस रेट होता है, एक मिनट पहले इसको हम हाईलाइट कर दें। अब आइए, हमारे सेल का जो टॉलरेंस रेट होता है वो क्या होता है? वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ही है, हमारे सेल का टॉलरेंस रेट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन क्या हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी का जो टॉलरेंस रेट है वो कहाँ से कहाँ तक है?
हमारी बॉडी का टॉलरेंस रेट है अप्रोक्सीमेटली 36.1 टू 37.8। ये हमारे ब्लड का या हमारी बॉडी का टॉलरेंस रेट है। इससे क्या पता लगता है कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है, असल जो होम्योस्टेसिस है वो किस लेवल पर की जा रही है। वो सेलुलर लेवल पर होम्योस्टेसिस असल होम्योस्टेसिस है, ना कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर। ऑर्गेनिज्म के पास एक वाइड रेंज मौजूद है। जो फिक्स पॉइंट है जिस पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, वो फिक्स पॉइंट किसका है? सेल का। और वो फिक्स पॉइंट क्यों है वो अभी मैंने आपको नीचे रीजन बताई। सेल के पास हर चीज की एक बहुत नपीतुली अमाउंट है, और ये जो नपीतुली अमाउंट होती है, इसके लिए सेल को अपने आप को बहुत ही टाइट रखना होता है। यानी आप यूं कह लें कि ये सेल का एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें सेल इंतहाई डिसिप्लिन में रहता है। अगर वो डिसिप्लिन अपने पॉइंट से जरा सा फ्लक्चुएट हो जाता है तो सेल डिस्ट्रॉय होने की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर टिश्यू में टॉलरेंस मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं इस टॉलरेंस की बात करता हूं, ये किसकी टॉलरेंस है? फर्ज किया ये ऑर्गन की टॉलरेंस है कि एक ऑर्गन अपने आप को इस टेम्परेचर के दरमियान टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर ऑर्गन अपने आप को टॉलरेट कर सकता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि सेल भी अगर ऑर्गन 36.1 पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल भी 36.1 पे लाजमी आएगा, बल्कि हो सकता है कि सेल अपने आप को किस पे मेंटेन कर रहा हो? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो असल बात जानने की क्या है कि होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म लेवल पे, होम्योस्टेसिस में टॉलरेंस ज्यादा होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यूज में, ऑर्गन्स में एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होती हैं। लेकिन सेल के पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। सेल के पास ना किसी चीज की ज्यादती होती है, ना किसी चीज की कमी होती है। लिहाजा सेल को इंतहाई कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं, सेल को इंतहाई कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। सेल के अंदर अगर किसी चीज की कमी या ज्यादती हो जाती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल, मैंने अभी आपको हार्ट की एग्जांपल दी, आपको यहां से मैं एक एग्जांपल देता हूँ न्यूरॉन की। न्यूरॉन में अगर सोडियम या पोटेशियम इनकी फ्लक्चुएशन आ जाए तो न्यूरॉन एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है। बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। अब आप लोग ओवरऑल ये बात जहन में रख सकते हैं कि सेल की इतनी लोएस्ट रेंज क्यों है। आखिरी बात, जो कल मुझे आखिरी बात करनी थी, वो असल में ये थी कि सेल की इतनी जो लोएस्ट रेंज है वो क्यों है। फिर अगला, जी बच्चे यहाँ तक ये जो इस सवाल का मैंने आंसर किया है आपको, इस वाले का, इसके मुतालिक आपका कोई सवाल? जी 1 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं। चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल मैंने लिखा है, व्हाई होम्योस्टेसिस ऑफ सेल इज सो इम्पोर्टेंट। जी बेटा, इसका आंसर कीजिएगा कोई। एनीबडी? सर क्योंकि सेल अपनी कैलकुलेटेड अमाउंट में चलता है, उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस वजह से उसमें एक इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, एक हो गया आंसर। और हाँ भाई, सेल की सर बॉडी होम्योस्टेसिस। की जी सॉरी जैद, क्या कह रहे हैं आप? सर सर बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है वो दरअसल सेल की होम्योस्टेसिस। लेकिन हमने अभी तो बात की ना कि बॉडी की तो टॉलरेंस रेट ही बड़ी, बॉडी का तो टॉलरेंस रेट ही बड़ा ज्यादा है। बॉडी के पास तो सब कुछ एक्स्ट्रा मौजूद है, सेल के पास तो एक बड़ी कैलकुलेटेड अमाउंट मौजूद है। तो सेल को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं एज कंपेयर टू बॉडी? मैंने कल आपको, अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रू होम्योस्टेसिस किसकी होती है? ट्रू होम्योस्टेसिस असल में सेल की होती है। हाँ बॉडी की होती है, मैं ये नहीं कह रहा बॉडी की होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस नहीं है। बॉडी की होम्योस्टेसिस है, लेकिन बॉडी की होम्योस्टेसिस में क्या मौजूद है? रेंज मौजूद है। अगर जरा थोड़ा सा कल के लेक्चर की तरफ जाएं, यहाँ पे मैं आपके आंसर के उसमें जाता हूँ। ऑर्गेनिज्मिक लेवल जो है
इसमें क्या असल बात होती है, इसका जो फ्लक्चुएशन रेट होता है, फ्लक्चुएशन रेट इज वाइड। फ्लक्चुएशन रेट लिख लें या फ्लक्चुएशन रेंज लिख लें, फ्लक्चुएशन रेंज इज वाइड। ठीक है, इसका तो फ्लक्चुएशन रेंज बड़ी वाइड है। तो हम बार बार इतना फोकस सेल पर क्यों करते हैं? अब आगे चलते हैं, किसी ने आंसर करना है, इसका ट्राई करनी है। सेल हर ऑर्गन का बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है। इसका क्या मतलब है? अगर किसी ऑर्गन में सेल तबाह हो जाए तो उस ऑर्गन की कोई वैल्यू नहीं रहती। मेरी बात पे फोकस कर रहे हैं आप? अगर उस ऑर्गन के सेल तबाह हो जाते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी मजे की एग्जांपल है जी बच्चे, बहुत गौर से सुनिएगा। कैंसर में क्या होता है, कैंसर सेल क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, परेशान नहीं होना। कैंसर सेल क्या करते हैं? कैंसर सेल दो काम करते हैं। एक तो वो दूसरे सेल को अपने केमिकल से तंग करते हैं, दूसरे सेल्स के लिए अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग सेल खत्म होते जाते हैं। दूसरा काम पता क्या करते हैं वो? देखिए, जिस ऑर्गन में कैंसर होता है ना, आपको पता है कि कैंसर का क्या मतलब है? एबनॉर्मल माइटोसिस। कैंसर का मतलब ये है कि किसी भी सेल में एबनॉर्मल माइटोसिस हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सेल डिवाइड होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। अब जितने ज्यादा सेल उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट कंजम्पशन। मैं जरा अगर यहां पर लिखूं, मोर द सेल्स मोर विल बी द न्यूट्रिएंट कंजम्पशन। अब आइए, अगर कैंसर सेल्स टिश्यू के वाटर को भी यूज कर लें, टिश्यू के ग्लूकोज को भी यूज कर लें, टिश्यू के इलेक्ट्रोलाइट्स को भी यूज करना शुरू कर दें, तो फंक्शनल सेल्स को क्या मिलेगा? फंक्शनल सेल्स को हर चीज की अमाउंट कम मिलना शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा? फंक्शनल सेल्स जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे थे, कैंसर सेल नहीं थे, मैं फंक्शनल नहीं कहता, मैं नॉर्मल सेल कह देता हूं। जब कैंसर सेल सब कुछ यूज करना शुरू कर देंगे तो जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और नॉर्मल सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे। इसका क्या नतीजा निकलेगा? ऑर्गन का फंक्शन खराब, ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब। इसकी दो एग्जांपल्स पे आऊंगा मैं। पहले मैं अपनी इस एग्जांपल को रिपीट करने लगा हूं। कैंसर में क्या हुआ? बहुत ज्यादा सेल बन गए। बहुत ज्यादा सेल बनने की वजह से जो एबनॉर्मल सेल थे, न्यूट्रिएंट उन्होंने उठा लिए, नॉर्मल सेल को क्योंकि नहीं मिले न्यूट्रिएंट, लिहाजा वो क्या होना शुरू हो गए? डेड। एबनॉर्मल सेल अपना फंक्शन नहीं कर रहे। जब एबनॉर्मल सेल अपना फंक्शन नहीं कर रहे तो नॉर्मल सेल डेड होना शुरू हो गए, यानी ऑर्गन का फंक्शन खत्म होना शुरू हो गया है। इसकी एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको जो है वो एक लिख के दूं, एम्फिसीमा। जी, एम्फिसीमा में क्या होता है? हरी अप। किसी को याद नहीं? Destruction of the walls of the alveoli. जी, एम्फिसीमा में जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एल्वियोला लंग्स बगैर एल्वियोलाई के कुछ नहीं। जिस तरह एक घर अपने कमरों के बगैर घर नहीं कहला सकता, सिर्फ एक हॉल कहला सकता है, इसी तरह एक लंग्स अपने एल्वियोलाई के बगैर फंक्शनल नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, क्या उस ऑर्गन की एफिशिएंसी में कमी आना नहीं शुरू हो जाएगी जिसका फंक्शनल यूनिट ही खत्म हो गया? जब लंग्स के एल्वियोलाई खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो लंग्स की एफिशिएंसी में कमी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, अगर यहां इस पॉइंट पर आइए बेटा, सेल की होम्योस्टेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सेल की ही होम्योस्टेसिस ना हुई, सेल ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए, तो ऑर्गन किस काम का? ऑर्गन फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। लिहाजा सेल की होम्योस्टेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन।
पॉइंट क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन या रिपीट करूं? चलें, इसका मतलब है कि या तो समझ आ गया या बिल्कुल नहीं आया, तो मैं इसका एडवांटेज उठाते हुए आगे चलने की कोशिश करता हूँ। बेटा नहीं समझ आया तो जल्दी से बता दीजिएगा, कोई अगर परेशानी की बात हुई। तो यहाँ पर जो है वो हमारी एक बात खत्म हो गई, और वो क्या है? वो ये है जनाब कि सेल का फ्लक्चुएशन रेट कम होता है। सेल का फ्लक्चुएशन रेट क्यों कम होता है ये हमने अभी डिस्कस किया। सेल अपने तमाम कंपोनेंट्स अगर वेरी करें तो वो कहाँ से लेता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ से लेता है? ब्लड से। और अल्टीमेटली ब्लड जो है वो हमें ये बताता है कि हमने जो थर्स्ट है और पानी पीना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्लक्चुएशन रेट वाला। और मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ मौजूद है, तो ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये जो आप लोगों का सेंटेंस है जिसकी बेस पे हमने इतनी डीप डिस्कशन की है, वो ये मौजूद है। The control systems among intracellular and extracellular internal environment of an organism also at cell level keep fluctuating in a narrow range. Narrow range में fluctuate करता रहता है, sorry, keep fluctuating in a narrow range in intracellular within cell membrane, ठीक है। ये यहाँ से ये सारी कुछ डिस्कशन हुई है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं अगली बात के ऊपर, और अगला टॉपिक जो हमारा इसमें होगा वो क्या है कि what are the components of homeostatic system। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजे का आर्टिकल है। सबसे पहले तो मुझे आप लोग जल्दी से ये आंसर करें कि आप लोगों ने पहले मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं। होम्योस्टेसिस इज जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जी बेटा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन सिस्टम के 10th में कितने कंपोनेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो? इंशाल्लाह याद होगा, मुझे उम्मीद है आंसर आने की। 5 जी, कौन कौन से बोला? 5 बता तो दिए, आगे भी बोलो। सर रिसेप्टर होता है, और फिर होता है एक तो इफेक्टर होता है, और एक होता है फिर सेंट्रल सिस्टम होता है, और बाकी दो जो होते हैं, एक तो होता है कैरी, एक कैरी करता है सेंसरी सेंसर से। जी चले बस ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, ये आपने पढ़े थे कोऑर्डिनेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम के ये कंपोनेंट्स थे बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही कंपोनेंट्स किसके होते हैं? होम्योस्टेसिस के। होम्योस्टेसिस में आपको क्या पता लगता है, जरा इधर जो है वो फोकस कीजिएगा। होम्योस्टेसिस में आपको जो बात पता लगती है वो ये है कि कोई भी आपको स्टिमुलस मिलता है, और वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपकी बॉडी में वाटर रिडक्शन हो गई है, वाटर जो है वो ब्लड हो गया, वो ब्लड में कम हो गया है, तो वो स्टिमुलस आपका कौन रिसीव करता है? वो स्टिमुलस आपका रिसीव करता है फॉर एग्जांपल किडनी को कह देते हैं जी। किडनी जो है ये स्टिमुलस रिसीव करती है। वैसे किडनी और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस भी इसको रिसीव करता है। यहाँ से मैसेज जाता है किसके पास? ब्रेन के पास। और ब्रेन उसके बाद दोबारा जो है वो किसको हुक्म देता है? इस ऐसे केस में आप दोनों को क्या कहेंगे? आप दोनों को कहेंगे जो रिसेप्टर है वो भी किडनी है, और जो इफेक्टर है वो भी किडनी है। और रिस्पॉन्स क्या होगा इसका? रिस्पॉन्स होगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस थर्स्ट। अब हुआ क्या है, मैंने तेजी से बता के अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली आपकी बॉडी से आपको स्टिमुलस मिला था कि भाई बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, तो वाटर की कमी के नतीजे में किडनी जो है, किडनी और बाकी ऑर्गन्स ने ब्रेन को क्या बताया कि वाटर की कमी हो रही है, लिहाजा फौरी तौर पर क्या करो? फौरी तौर पर थर्स्ट का पानी पीने का इंतजाम करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन अब दो काम कर रहा है। एक तो किडनी के जरिए क्या पता लग रहा है
कि एक तो किडनी के जरिए रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, दूसरा ब्रेन क्या कर रहा है, दूसरा ब्रेन आपको पानी के वाटर कूलर की तरफ लेकर जा रहा है कि भाई वहां जाके पानी पियो, तुम्हें प्यास लग रही है, तुम्हारी बॉडी में वाटर कम है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इजी एग्जांपल है, और वो क्या है, वो है आपका स्टिमुलस। आप देख लें टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हो गया, यानी बढ़ गया। टेम्परेचर एलिवेट हो जाने से आपके जो रिसेप्टर, स्टिमुलस क्या है, टेम्परेचर, आपके जो थर्मो रिसेप्टर हैं बॉडी के, थर्मो रिसेप्टर्स, उन्होंने टेम्परेचर को रिसीव किया, उन्होंने पैगाम पहुंचाया किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने फौरन क्या किया, स्वेटिंग करवा दी, स्वेटिंग करवा दी, और स्वेटिंग के नतीजे में आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कूल डाउन। इधर देखिएगा, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, रिस्पॉन्स, इफेक्ट, सॉरी इफेक्टर। स्वेटिंग जो है ये स्वेट ग्लैंड से होती है ना, तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं, आपकी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो इफेक्टर्स हैं, और कूल डाउन जो है वो क्या हुआ है, वो आपका रेस्पॉन्स है। तो आप देख लीजिए, जस्ट लाइक जिस तरह कोऑर्डिनेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स थे, बिल्कुल उसी तरह होम्योस्टैटिक सिस्टम के भी 5 कंपोनेंट्स हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि होम्योस्टेसिस क्या है, तो आप बिला झिझक ये कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर किसी बॉडी में, और इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे, इफ यू वांट टू डिफाइन लाइफ बाय अ सिंगल वर्ड, तो आप लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बताएगा? मैं बता देता हूं, लाइफ को डिफाइन करने के लिए जो सिंगल वर्ड है वो है कोऑर्डिनेशन, और उस कोऑर्डिनेशन में भी क्या है, होम्योस्टेसिस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन मौजूद है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन मौजूद है और वो ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन कर रहा है, होम्योस्टेसिस कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग कहलाएगा। तो लाइफ को अगर सिंगल वर्ड से डिफाइन करना पड़ जाए तो आप कह सकते हैं लाइफ इज डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेशन, और लाइफ इज डिफाइंड बाय होम्योस्टेसिस। अगर होम्योस्टेसिस है तो लाइफ है, अगर होम्योस्टेसिस नहीं है तो यकीन करें लाइफ का होना मुश्किल हो जाता है। तो अब वापस चलते हैं कि ये जो होम्योस्टेसिस है ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की तरह है, और इसने कोऑर्डिनेशन की तरह ही चलना होता है। अच्छा, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ जनरेट करते हैं हम, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस? जी कोई बताएगा? हरी अप, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है होम्योस्टेसिस का? ब्लड। वो तो स्टैंडर्ड है ना, वो तो स्टैंडर्ड है, आपने वो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। वर्किंग प्रिंसिपल, फीडबैक पढ़ा है आपने? फीडबैक, फीडबैक में क्या होता है? फीडबैक में ये होता है कि जी एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप जाके जो है ना प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल से उसके बारे में कहते हो कि सर अच्छा पढ़ा रहा है या बुरा पढ़ा रहा है, वो उसका फीडबैक होता है। इसी तरीके से आपसे फीडबैक पूछते हैं, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई टेक्सटाइल कंपनी है, वो आपसे पूछती है कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है, आप उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं, वो फीडबैक है। वर्किंग प्रिंसिपल जो होम्योस्टेसिस का होता है, दैट वर्किंग प्रिंसिपल इज एक्चुअली द फीडबैक मैकेनिज्म। और उस फीडबैक मैकेनिज्म में भी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होम्योस्टेसिस किस तरह चलती है, नेगेटिव फीडबैक के ऊपर। जी बच्चे, नेगेटिव फीडबैक को कोई जल्दी से डिफाइन करेगा? फीडबैक की 2 टाइप्स होती हैं, पहले हम टाइप्स लिख लेते हैं, ठहरिएगा। एक पॉजिटिव फीडबैक होती है, एक नेगेटिव फीडबैक होती है। जी, और होम्योस्टेसिस जो है वो नेगेटिव फीडबैक पर चलती है। जी आप बताइए जरा जल्दी से, कोई नेगेटिव फीडबैक को डिफाइन करेगा? मुश्किल लग रहा है। नेगेटिव फीडबैक है
a response inverse to the initial stimulus. एक ऐसा रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस के ऑपोजिट हो उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड, क्या करना है इसको आपने? अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो क्या करना होगा इसको? से कम करना होगा, उसको कम करना होगा। तो इसका क्या मतलब है? आपको स्टिमुलस क्या मिला है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, आप उसके उलट काम कर रहे हैं। जब आप किसी स्टिमुलस के उलट काम करते हैं तो उस चीज को आप क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। इसकी एक डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट ठहरिएगा, इस जगह पर ये तो सारे वो बताए हुए इन्होंने। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई थी मेरे ख्याल में। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स नेगेटिव फीडबैक एज इट मिनिमाइजेस डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फैक्टर एंड द आइडियल वैल्यू ऑफ सेट पॉइंट। एनीवेज इसको छोड़ देते हैं। एक रफ सी डेफिनेशन जो है वो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी जैसे ही मिलती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको जो स्टिमुलस मिले और आप उसके ऑपोजिट रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज नेगेटिव फीडबैक कहलाती है। अच्छा, इसको जो है एक और एंगल से देख लेते हैं। आप कहते हैं जी वाटर लेवल एलिवेटेड, आप क्या करते हैं? आप वाटर लेवल बढ़ जाने से किस चीज की रिलीज रोक देते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज हॉल्टेड। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को आप रोक देते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रोकने का क्या मतलब है? कि आप अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव होने दे रहे हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब बनता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है तो आप अपनी बॉडी में वाटर को सेव कर रहे होते हैं। जब आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की रिलीज को रोक देंगे तो इसका क्या मतलब है? कि आप अपनी बॉडी में से वाटर को बाहर जाने दे रहे हैं। जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रुक जाएगा तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी से वाटर को बाहर निकलने दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हालांकि वाटर बहुत कीमती चीज है, लेकिन आपने बॉडी से वाटर को क्यों निकलने दिया? क्योंकि आपके पास मोर देन इनफ वाटर मौजूद था। बॉडी एक खास अमाउंट से ज्यादा वाटर को भी नहीं रहने देती। बॉडी अपने अंदर एक खास अमाउंट से ज्यादा वाटर को भी नहीं रहने देती। ये किसका रिजल्ट है? ये नेगेटिव फीडबैक का रिजल्ट है। ग्लूकोज का मैंने आपको बताया। अच्छा चलें, इसी तरीके से हमने अभी कल क्या बात की थी कि ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो भूख लगती है। अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती। ये दो चीजें ऑपोजिट नहीं, दोनों चीजें ऑपोजिट हैं। इसका क्या मतलब है? कि जो होम्योस्टेसिस होती है वो हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है। जो स्टिमुलस मिलता है उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स होम्योस्टेसिस कहलाता है। आपकी बॉडी में वाटर कम हो जाता है, आप वाटर बढ़ाने की कोशिश करते हैं होम्योस्टेसिस के जरिए, और अगर यही नेगेटिव फीडबैक कम हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या होगा? हरी अप हरी अप हरी अप। यस, वेल डन। डिजीज। अगर यही नेगेटिव फीडबैक प्रॉब्लमेटिक हो जाए, प्रॉब्लम करे, तो डिजीज प्रॉब्लम। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब ये है, अब हमारे जो मेन कंपोनेंट्स आज के गए वो एक तो ये था कि हमने स्टार्ट में दो क्वेश्चन जनरेट किए थे कि सेल का लोएस्ट फ्लक्चुएशन रेट क्यों है, दूसरा होम्योस्टेसिस ऑफ सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स पढ़े कि होम्योस्टैटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और खास तौर पे ये जो आखिरी पॉइंट है ये एमडीकैट का पॉइंट है, सॉलिड एमडीकैट का पॉइंट है कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो कौन सा फॉलो होता है इसमें होम्योस्टेसिस में। अब इस डायग्राम के जरिए आपको थोड़ा सा मैं जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है वो
अपना व्हाट्सएप ओपन कर लूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट रह जाएंगे जब ये टाइम ओवर हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को सेंड करना होगा। जी, अब यहाँ से जो है वो ये देखिए, एक और चीज जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या है कि इस वाले पूरे फिनोमिना में आपको क्या चीज नजर आ रही है। ये जो फिनोमिना है इसमें आपको नेगेटिव फीडबैक नजर आने लगी है, और ये नेगेटिव फीडबैक आपको यहाँ पर कैसे नजर आने लगी है, ये जरा देखिएगा। ये आप नेगेटिव फीडबैक जो है इसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल आप कैसे पढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा कि आपको एक फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है, आप यहाँ पर वाटर ले आए, उस फैक्टर को ग्लूकोज ले आए, इलेक्ट्रोलाइट्स ले आए, कोई भी फैक्टर ले आए, वो फैक्टर है वो क्या है, सेट पॉइंट से नीचे गिर जाता है। आपका सेलुलर सेट पॉइंट है टेम्परेचर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां से क्या बात आती है कि भाई सेट पॉइंट से टेम्परेचर नीचे गिर गया है, और इसको फील कौन करता है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर जब इसको फील करते हैं तो उसके बाद वो मैसेज किधर जाता है, दरमियान में यहाँ पे इन्होंने एक चीज नहीं लिखी हुई। जी कोई बताएगा क्या चीज इन्होंने नहीं लिखी यहाँ पे? यहाँ इन्होंने कोऑर्डिनेटर नहीं लिखा हुआ, कोऑर्डिनेटर दरमियान में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हम जो है वो इसको छोटा कर देते हैं। जी ये देखिए, इस जगह पर दरमियान में कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि फैक्टर अपने, कोई भी फैक्टर अपने सेट पॉइंट से नीचे आ गया। उसका पैगाम किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने वो पैगाम किसको दिया, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर ने उस पैगाम को रिस्पॉन्ड करके कौन सी फीडबैक देना शुरू की, नेगेटिव फीडबैक। और अब जो इफेक्टर रिस्पॉन्स करने लगा है वो क्या करने लगा है, इस इनिशियल स्टिमुलस के उलट रिस्पॉन्स होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे गिरा था, रिसेप्टर ने रिसीव किया, कोऑर्डिनेटर ने प्रोसेस किया, और